मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आगे चैप्टर 6 है साइंस में, 5th चैप्टर तक काम पूरा हो चुका था। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक छठा चैप्टर है। देखो इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटेलिस्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसका जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट टॉपिक है इसका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन और अगर रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। देखो फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसके अंदर जो स्टेट होती है, यानी पदार्थ की जो अवस्था है, सिर्फ अवस्था चेंज होती है, यानी अवस्था बदलती है। अवस्था बदलती है, लेकिन कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अवस्था बदलती है लेकिन कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें अवस्था बदलती है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी क्या होता है, संगठन बदलता है। संगठन बदलता है। इसके अंदर क्या होता है, संगठन बदलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस परिवर्तन के अंदर क्या होता है, यहाँ तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता और यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, नहीं संगठन बदलता है। जैसे अगर मैं भौतिक परिवर्तन की बात करूँ तो जैसे ये मान लो ये बर्फ है, ये आप ही मान लो ये जल है, और इसके अलावा ये बर्फ हो गई, जल हो गई, और जल के अलावा ये हो गया वाष्प। देखो ठोस से द्रव का बनना, नहीं ठोस का गलना, गलना क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। यानी बर्फ गल के क्या बन गई, जल, और जल से क्या बन गई, वाष्प बन गई, यानी जल का क्या हो गया, वाष्पीकरण। जल से वाष्प का बनना क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। और ये क्या हो जाएगा, बर्फ का जल में बनना क्या हो जाएगा, गलन। ठीक है, बर्फ से जल का बनना गलन है और जल से वाष्प का बनना क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। ऐसे ही जल का बर्फ में बदलना, यानी पानी किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया, तो पानी जम गया, जमना क्या हो जाएगा आपका, हिमीकरण या हिमांक कह सकते हो, हिमांक हो गया। हिमांक तो वो टेम्परेचर जिसपे जल क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में जम जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे ही भाप का जल में, यानी भाप ठंडी होकर क्या हो गई, जल बन गई, तो वो हो जाएगा संघनन। ये क्या हो जाएगा, संघनन, ये संघनन है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर जो जल है, बर्फ भी बाद में जल बन जाएगी, भाप से भी जल बन रहा है, तो जल क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, अवस्था बदल रही है, यानी ठोस है, द्रव है, गैस है, स्टेट चेंज हो रही है, अवस्था बदल रही है। और अवस्था जो बदल रही है, इस अवस्था के बदलने को ही अपन क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। यानी सिर्फ अवस्था बदल रही है, सिर्फ क्या बदल रही है, अवस्था, ओनली अवस्था बदल रही है, कोई भी बदलाव या चेंजमेंट नहीं आ रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि बर्फ से जल, जल से क्या बन जाएगी, वाष्प है, पानी से जल बना, नहीं सॉरी, बर्फ जल के रूप में पिघल गई, गलन हो गया, जल से वाष्प बनी, वाष्पीकरण हो गया, वाष्प से वापस जल क्या हो गया आपका, संघनन, और जल से बर्फ का बनना क्या हो जाएगा आपका, हिमांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन था आपका कौन सा था, भौतिक परिवर्तन था। अब आगे है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, देखो इसके और एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, इसका नौसादर में जो परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वपातन जो होता है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड, इसका नौसादर में जो ऊर्ध्वपातन जो हो जाएगा, वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल था जिसमें सिर्फ अवस्था बदलती है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में संगठन बदलता है, यानी नए पदार्थ का निर्माण होगा।
और नए पदार्थ का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होगा। देखो नया पदार्थ कैसे बनेगा। नया पदार्थ अगर आपको बनाना है तो नए पदार्थ के लिए हम क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो नए पदार्थ के लिए जैसे इसमें दूध से क्या हो जाएगा, दही का बनना। एक बार दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध नहीं बनेगा। तो जिसमें नया पदार्थ बन जाए, पूरा ही केमिकल चेंज हो जाए, तो वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। यानी दूध से क्या हो जाएगा, दही का बनना। दूध से दही बनने के बाद और क्या हो जाएगा, दूध से दही का बनना। और इसके अलावा आप क्या एग्जाम्पल लोगे, जैसे कोई वो ले सकते हो, कोई कागज़ है, कागज़ अगर जल जाता है तो उससे क्या बनना, राख का बनना। तो राख से वापस कागज़ आपको नहीं मिलेगा। तो जिसमें कोई भी अगर नया पदार्थ बन जाता है तो कैसा हो, इरिवर्सिबल हो, अनुत्क्रमणीय हो। एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता, तो उसे अपन क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। देखो आगे, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में ये कॉमन डिफरेंस था कि भौतिक परिवर्तन में तो सिर्फ अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता। और रासायनिक में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों के अंदर। और एक बात और बता देती हूँ, एक इन दोनों में चेंज और आता है, वो क्या है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अपने आप में कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन अपने आप में कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन तो कैसा होता है, उत्क्रमणीय, और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। ये एक बार हो गया तो दोबारा इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये एक बार हो गया तो दोबारा इंटरचेंज नहीं होता, ध्यान रखना इसको। इसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊं, देखो ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, अगर मैं रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर बात करूं तो रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। नहीं, वो अभिक्रियाएं जिसमें एक साइड तो क्या हो, अभिकारक हो, और दूसरी साइड क्या बनता हो, उत्पाद बनता हो, उसे अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में देखो क्या होगा, जैसे मान लो एक अभिक्रिया है C+O2, क्या बन जाएगा, CO2। तो ये अभिक्रिया अपने आप में क्या है, बैलेंस है। C+O2 क्या हो जाएगा, CO2। तो ये अभिक्रिया क्या है, अपने आप में बैलेंस है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो अपन और एग्जांपल ले सकते हैं। और अगर एग्जांपल लें, जैसे मान लो C3H8 है प्लस में O2। जैसे आपको पता है ये प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं तो आपको पता है किसका निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन जलकर CO2 और क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। प्रोपेन है, प्रोपेन जलेगा और किसका निर्माण करेगा, प्रोपेन जलकर CO2 और जल का। बैलेंस कर सकते हैं, C3 है, 3 लगा देंगे। H8 है, 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया ना। और O कितने हो गए आपके, O बैलेंस कर लेंगे, 4 तो ये हो गए, 6 10 हो गए, मतलब यहाँ क्या लगा दोगे आप, 5। तो क्या हो जाएगा 5O2 और क्या बन जाएगी, CO2 और जल। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे N2 + 3H2 क्या बन जाएगा, अमोनिया। अमोनिया है, N कितने हैं, 2 लगा दिया, H कितने हैं, 6, क्या हो गई 6। तो N2 के अगर अपन ये जो रिएक्शन है ये अपन इसको रिवर्सिबल भी अपन इसको जो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, FeMO। ठीक है, अमोनिया की हाइड्रोजन से कराएंगे, क्या बन जाएगी, अमोनिया। सॉरी, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से कराएंगे, क्या बन जाएगी, अमोनिया। ये जो है एक्सोथर्मिक या फिर कह सकते हो
कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से किसका निर्माण हो जाएगा? अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो इसको बैलेंस कर लिया। इस तरीके से अभी किसी भी अभिक्रिया को हम ले सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है इस तरीके से क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। तो देखो, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनमें हम लोग उत्प्रेरक लिख के चलते हैं। जैसे मान लो ये जो आपको दिख रही है N2 3S2 से अमोनिया बनना, ये हैबर प्रोसेस है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब ये अभिक्रिया होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसमें जो आयरन ये तो क्या है? उत्प्रेरक है, और मोलिब्डेनम क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। मोलिब्डेनम क्या करता है? Fe की क्रियाशीलता बढ़ाता है और Fe किसी क्रियाशीलता बढ़ाता है? इन दोनों की, जिससे आसानी से क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। तो ये चीज़ क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। तो याद रखना, मैंने आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझाया। भौतिक परिवर्तन वो है जो क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है, यानी अवस्था बदलेगी, कोई नया परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक में नया परिवर्तन होता है, अवस्था चेंज होगी। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जिसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये आपकी बैलेंस हो गई, CO2 बन गई, ये जैसे प्रोपेन 5O2 CO2 जल बन गया। अमोनिया से जैसे ये N2S2 से आपका अमोनिया बन गया। तो ये सारी प्रोसेस जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और इसके अलावा जो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में। तो वह मैं आपको कल समझा दूंगी कि उत्प्रेरक जो है वो किस तरीके से अभिक्रियाएं करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।